हमारे चैनल जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग में आप सबका स्वागत है। आज से हमने ये एक चैनल नया लॉन्च किया है। सनर्जेटी ग्रीन वॉरियर्स फाउंडेशन हमारी एक संस्था है जिसका प्रयास रहता है कि सबको एक एजुकेशन की तरफ लेके जाएं। इस संस्था के अंदर हमने सिविल सर्विसेज के लिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उनके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी तैयार किए हैं। उनके पास हम स्टडी मटेरियल पहुंचाते हैं। और वहीं हमने ये देखा कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के फील्ड में बहुत कम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे छात्र हैं जो सीखना चाहते हैं, बट कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, उनके पास ये जानकारी नहीं होती। तो मैं आपको आज लिए जा रहा हूँ रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के फील्ड में। दोस्तों, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का अगर बात करें तो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स अपना काम करते हैं। पहला सॉफ्टवेयर जो है वो ArcGIS है, जो कि एक पेड सॉफ्टवेयर है। वहीं पे अगर हम ओपन सोर्स की बात करें तो QGIS, क्वांटम GIS करके एक ओपन सोर्स में सॉफ्टवेयर है जो पेड नहीं है, और उस पर भी हम काफ़ी सारे एनालिसिस कर सकते हैं। फिर अभी नया एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है ArcGIS Pro, जिसके अंदर काफ़ी सारी और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जैसे हमें ArcGIS में काफ़ी सारे टूल्स नए ऐड करने पड़ते थे, बट ArcGIS Pro की अगर हम बात करें तो आपको टूल्स ऐड नहीं करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ArcGIS के साथ। तो दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर मैंने इस समय आपके सामने स्क्रीन पे खोल के रखा हुआ है, ये ArcGIS 10.8.1 है। काफ़ी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है ये, और इसके अंदर हम ऑलमोस्ट किसी भी किस्म का एनालिसिस कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़े से सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर में ये वाले जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको रिबन कहते हैं। रिबन में तकरीबन जो इनबिल्ट टूल्स हैं वो भी रहते हैं। फिर उसके बाद जो हमने टूल्स इसके अंदर ऐड किए हैं वो भी इसके अंदर रहते हैं। रिबन के बारे में आपको सारी कंप्लीट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे फाइल है, तो फाइल को अगर हम खोलते हैं तो आप देखिए इसमें न्यू फाइल, जो पुराने जो फाइल्स इसके अंदर बने हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कॉपी कर सकते हैं, डेटा को ऐड कर सकते हैं। ये आपको आगे मैं बताऊंगा डेटा कैसे ऐड किया जा सकता है। ArcGIS ऑनलाइन है, पेज का सेटअप है, आपने मैप जो बनाया है उसको प्रिंट कैसे करना है, उसको PDF में कैसे ले जाना है, प्रिंट करना है, एक्सपोर्ट करना है, और कुछ इसमें आप देखेंगे यहाँ पे तो लेटेस्ट मैप्स आपके खुले हुए हैं वो जहाँ पे दिखते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड टूल आता है वो एडिट है। एडिट का मतलब है कि हमें उस टूल के साथ जो हमने मैप बना रहे हैं, जो बना चुके हैं, उसको हमने किस तरह से एडिट करना है। तो आगे व्यू में आता है। तो व्यू के अंदर आपको डेटा फ्रेम कैसे चाहिए, लेआउट व्यू कैसे चाहिए, ग्राफ्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह, आपको क्या चीज़ें चाहिए, आप ड्राइंग कैसे करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, वो सारा कुछ इसमें आता है। तो बुकमार्क, जैसे आपको पता है, बुकमार्क का मतलब हम कहीं पे भी सॉफ्टवेयर के अंदर बुकमार्क लगा के रख देंगे तो हमें वहाँ से डायरेक्ट हमारी फाइल खुल सकती है। इंसर्ट, इंसर्ट की बात करें तो ये वाला जो टूल है ये आपको लेटर स्टेज में काम आता है। जब आपने मैप बना लिया, मैप बनाने के बाद जब हमने उसके आगे प्रिंटिंग की तरफ लेके जाना है तो फिर ये चीज़ें काम आती हैं। और जहाँ हमने जब नया कोई मैप इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी काम आती हैं। सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद अगर हम इंसर्ट के बाद हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन, अभी आप देखें ये सारे सारे म्यूट हो रखे हैं। जैसे ही हम कोई एक मैप ऐड करेंगे तो ये सारे खुल जाएंगे। तो सिलेक्शन के लिए हम एट्रीब्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं सिलेक्ट किसी को, लोकेशन, ग्राफिक्स, और बहुत सारे इसमें और भी ऑप्शंस हैं। जियो प्रोसेसिंग, जियो प्रोसेसिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है हमारा जीआईएस के अंदर। तो इसमें क्या है कि हम जितने भी काम जो हमने प्रोसेसिंग करनी है, इसकी सॉफ्टवेयर में जाके हमने जो भी प्रोसेसिंग करनी है तो वो सारी की सारी प्रोसेसिंग जियो प्रोसेसिंग टूल के अंदर जाके होती है। आगे इसके बाद आता है कस्टमाइज का टूल। कस्टमाइज के टूल के अंदर
अगर हम जाते हैं तो इसमें दो किस्म के टूल्स आ जाते हैं। एक तो इसमें टूल बार आता है, तो टूल बार के साथ साथ हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, वो है एक्सटेंशंस। कौन कौन सी एक्सटेंशंस इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और कौन सी एक्सटेंशंस हम इंस्टॉल कर सकते हैं और उस एक्सटेंशन का क्या काम है। तो ये मोटे मोटे तौर पे आपके टूल्स थे जो रिबन के अंदर है। तो रिबन के अंदर हम दोबारा बात करेंगे तो ये देखिए, न्यू अगर आपने फ्रेम बनाना है, ओपन करना है, सेव करना है, प्रिंट, जो आपने फाइल के अंदर देखे तो वो सारे यहाँ पे भी आ रहे हैं। ये वाले यहाँ से अगर इतने टूल की हम बात करें तो ये वाले टूल सारे सारे फाइल फोल्डर के अंदर भी आपको मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है बारी ये वाले टूल्स की। तो ये एडिटर टूल बार है। आगे आपको बताता हूँ मैं कैसे। टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे ये यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट खुला हुआ दिख रहा है। कोई भी मैप अगर हम इसके अंदर लोड करते हैं, जियो रेफरेंस करते हैं या उसके ऊपर हम काम करते हैं, तो वो मैप का जो कंटेंट है वो सारा टेबल ऑफ कंटेंट में आपको दिखता है। इसके बाद कैटालॉग है। कैटालॉग का क्या काम होता है वो भी आपको बताता हूँ मैं। सर्च करने का ऑप्शन है, आर्क टूल बार्स हैं, पाइथन एक लैंग्वेज है इसके अंदर। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है दो लैंग्वेजेस के ऊपर चलता है, पाइथन के ऊपर चलता है और साथ में जावा के ऊपर चलता है। तो दोनों लैंग्वेजेस को हम साथ लेके चलेंगे। तो मॉडल बिल्डर होता है। मॉडल बिल्डर का मतलब क्या होता है कि हमने अगर अपना कोई एनालिसिस करने हैं तो हमें उसको स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करने पड़ते हैं। तो कौन सा पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप कौन सा होगा, तीसरा स्टेप कौन सा होगा, तो वो सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद ये स्टेप्स अपने आप के मॉडल को बना के हमें एनालिसिस करके दे देता है। तो दोस्तों बाकी वाले ये टूल्स की बात करें, जो ये वाले टूल्स हैं ये हम लेटर स्टेज में देखेंगे, क्योंकि ये वाले टूल बार्स में मैंने एनालिसिस के लिए रखे हैं और ये एडिशनल टूल बार्स हैं सारे के सारे, जहाँ से लेकर अबाउट गूगल, गूगल से लेकर ये सारे जितने भी नीचे आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे एडिशनल टूल बार्स हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखिए, आर्क टूल बार जो हमने ऊपर देखा था रिबन में, एट्रीब्यूट टेबल जो आप बना रहे हैं वो किस शेप में है, फीचर कैसे क्रिएट करना है, सर्च कैसे करना है। तो दोस्तों ये तो इतना था। और जहाँ पे नीचे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं। यूनिट्स जहाँ पे इस समय लिखा हुआ अननोन यूनिट्स। अननोन यूनिट्स का मतलब है कि अगर मैं अपना कर्सर कहीं पे भी घुमाता हूँ तो ये आप वैल्यू देखिए, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि हमारा जो स्क्रीन है ये अभी अर्थ के पास किसी भी जगह के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। तो सबसे पहला काम जो एक ArcGIS के साइंटिस्ट का होता है वो क्या है कि स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ आपको दिख रही है उस चीज़ को आपने जियो रेफरेंस करना है विद द रेफरेंस टू द अर्थ। जियो रेफरेंस का मतलब होता है, जियो मीन्स अर्थ, रेफरेंस मीन्स उसके साथ उसको जोड़ना है। जैसे हमारे पास एक मैप आता है, उस मैप को मुझे सबसे पहले अर्थ के ऊपर बिठाना है जहाँ का वो मैप है। जब वो वहाँ पे बैठ जाता है तो उसके बाद ही उसके ऊपर एनालिसिस होना शुरू होते हैं। और जब हमारा मैप जियो रेफरेंस हो जाता है तो ये वाले यूनिट्स जो आप देख रहे हैं ये चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जो एक्चुअल में उसके जियो रेफरेंसेस होंगे वो वहाँ पे चेंज होना आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों जब भी हम ArcGIS की बात करते हैं तो ArcGIS जो है वो एक रेफरेंसेस के साथ चलता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जब तक रेफरेंस नहीं होगा तो नहीं चल सकता। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आप देखिए कि मैंने क्या करना है इसके अंदर। इंसर्ट टैब का मतलब क्या है कि हमने कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए मेरे पास एक रास्टर फाइल होनी चाहिए। दो किस्म की फाइल्स ArcGIS जो है वो रीड करता है। एक हो गया रास्टर फाइल, दूसरी फाइल होती है इसकी वेक्टर फाइल। रास्टर फाइल वो वाली फाइल होती है जिसमें आपको फ़ोटो की शेप में, PDF की शेप में, JPG की शेप में, इमेज की शेप में कोई चीज़ आपके सिस्टम में है तो वो वाली जो फाइल है उसको हम बोलते हैं रास्टर फाइल। रास्टर फाइल का दूसरा क्या होता है, रास्टर फाइल के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है विद रेफरेंस टू द अर्थ। वो जहाँ की फाइल है, जिस दुनिया के जिस भी जगह की वो फाइल है उस जगह के वो सारे सारे रेफरेंसेस आपको दिखाती है कि यहाँ पे कौन सा फीचर्स है। तो जब वो हमें फीचर्स का पता चल जाता है कि ये कौन सा फीचर है तो उसको फिर हम आगे एनालिसिस कर लेते हैं। तो जो वेक्टर फाइल होती है दोस्तों,
वेक्टर फाइल वो वाली फाइल है जो हम खुद क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। वेक्टर फाइल जो है वो ऑल उसका जो एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट एस एच पी, शेप फाइल की कैटेगरी में आती है जी। तो शेप फाइल का जो, जैसे आप इसके नाम से समझ सकते हैं, शेप फाइल का मतलब कि कोई एक शेप है जो इस फाइल के अंदर बनती है। तो ArcGIS जितना भी है वो, चाहे आप एराडास में काम करेंगे, QGIS में काम करेंगे, आप ArcGIS में काम करें या प्रो में काम करेंगे, तो वहाँ आपको 3 किस्म के शेप्स दिखती हैं। उसी 3 किस्म की शेप्स के ऊपर सारे के सारे एनालिसिस डिपेंड करते हैं। तो पहली शेप होती है पॉइंट। कहीं पे भी हमने पॉइंट मार्क करना है, जैसे माइलस्टोन है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, आपका स्कूल कहाँ पे है, पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, जहाँ कोई भी किस्म का हमने मार्किंग करनी है, तो वो पॉइंट फॉर्म में होता है। जैसे कि अभी एक नई मैं चीज़ देख रहा था कि जब भी जो अभी सेंसस होनी है, तो सेंसस में कहा गया है कि हर एक हाउस होल्ड को, हर एक घर को जियो टैग किया जाए। तो जो जियो टैगिंग घर की होगी वो पॉइंट फॉर्मेट में होगी। पॉइंट फॉर्मेट में क्या होता है कि एक पॉइंट मार्क कर दिया जाता है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास रहते हैं, और वो कोऑर्डिनेट्स को हम सेव कर देते हैं, तो परमानेंटली हमारे पास एक शेप फाइल बन जाती है। दूसरी शेप फाइल होती है, जैसे हमने रोड को दिखाना है, रिवर को दिखाना है, या किसी और ऐसी चीज़ को दिखाना है, तो वो चीज़ अगर दिखानी है तो दिखाने के लिए मुझे जो शेप चाहिए वो लाइन में होती है। एक जगह से दूसरी जगह पे जो शेप जाती है वो लाइन शेप फाइल में जाती है। थर्ड जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी शेप होती है, वो होती है पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब है कि एक फीचर है जिसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेंथ है, विड्थ है, वो क्रिस क्रॉस में हो सकता है या किसी भी शेप में हो सकता है, परफेक्ट पॉलीगन भी हो सकता है, इम्परफेक्ट पॉलीगन भी हो सकता है। तो हमारे जीआईएस में मैक्सिमम जो काम होता है वो पॉलीगन के ऊपर होता है। तो पॉलीगन के ऊपर जब काम करते हैं तो वो काम हमारा फिर एक स्टैक में जाता है, जिसके बाद हम उसको फिर एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं आज ज़्यादा देर तक नहीं इसको लेते हुए, आज आपको सिर्फ एक ही फीचर के बारे में बताऊंगा, वो है इंसर्ट में डाटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का क्या काम है? तो इंसर्ट टैब में हम गए, अब डेटा फ्रेम को मैंने ऑन किया। अब डेटा फ्रेम ऑन होने के बाद थोड़ी सी टाइम लेगा जे, तो टेबल ऑफ कंटेंट के यहाँ पे वो आ जाएगा। आसान भाषा में अगर मैं आपको ये समझाऊं, आपके पास अपना एक फ़ोटो है या अपने परिवार में से किसी का एक फ़ोटो है, तो उस फोटो को आप चाहते हैं एक दीवार के ऊपर लगाना, तो सबसे पहले उस फोटो को आप क्या करना है, उसको एक फ्रेम लगाना पड़ता है हमें। फ्रेम लगाने के बाद मुझे फिर दीवार चूज़ करनी पड़ती है, कौन सी दीवार के ऊपर लगेगा। दीवार के बाद फिर उसके पॉइंट्स चूज़ किए जाते हैं कि दीवार में कहाँ पे लगेगा। तो उसी तरीके से, इसी प्रिंसिपल पे ArcGIS भी काम करता है। तो सबसे पहले मुझे इसको डेटा फ्रेम देना है, तो डेटा फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक कर दिया। इसको राइट क्लिक करूँगा तो मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं जैसे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या चीज़ आने वाली है। जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले मैंने डेटा का फ्रेम बनाया, आपके फ़ोटो का फ्रेम बन गया। अब मैं क्या चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मैं अब ढूंढ रहा हूँ कि कमरे में कहाँ पे लगना है इसको, ये फ़ोटो कौन सी दीवार के ऊपर जाएगा। उसके लिए मुझे दीवार को चिन्हित करना पड़ेगा, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये वाली दीवार है, इसके ऊपर ये फ़ोटो लगेगा। तो जैसे ही मैं उस दीवार को आइडेंटिफाई कर लूँगा तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पे जाके फ़ोटो लगा दूँगा। तो दोस्तों, जो ArcGIS में हम जब किसी लोकेशन को ढूंढते हैं अर्थ के रेफरेंस में, तो दो किस्म के हमारे पास प्रोजेक्शंस आती हैं। अब उन प्रोजेक्शंस का काम क्या होता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शंस क्या होती हैं। प्रोजेक्शंस हमारे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिस सिस्टम के बेस पर हमारा सारे का सारा एनालिसिस रहता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दो किस्म के कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो जियोग्राफी है, हमारी अर्थ का जो जियोग्राफी है, उसके रेफरेंस में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो, उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो WGS 84 में हमें मिलता है। जैसे यहाँ पे वर्ल्ड में जाएंगे हम, तो वर्ल्ड को मैं खोलूँगा जैसे ही, तो
तो आप देखिए यहाँ पे एक लिस्ट खुल गई। लिस्ट खुलने के बाद हम नीचे जाएंगे तो 1984 कहाँ, ये वाला 19 WGS 1984, तो आप देखिए यहाँ पे ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। एंगुलर यूनिट क्या है, प्राइम मेरिडियन कौन सा है, ग्रीनविच का है, डेटम क्या है, इसका सेफेराइड्स क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे अपने आप डिस्प्ले होगी। तो अब मैंने क्या किया, इसको अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद ओके करूँगा। अप्लाई करने के बाद मैंने ओके किया। तो अब देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स यूनिट आ रहे थे वो गायब हो गया अब यहाँ से, अब यहाँ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब तक मैं कोऑर्डिनेट्स नहीं डालूंगा तब तक ये बताएगा नहीं। बट जो स्क्रीन हमारे सामने इस समय खुली है वो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में खुली हुई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को पूरा स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद कोऑर्डिनेट्स को फिर हम आगे चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका राय जो है वो मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो भी राय हो, जो भी आप एनालिसिस करना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। जय हिंद।